अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोहर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 4 पोस्टुलेट्स को डिस्कस किए थे। उनमें सेकंड पोस्टुलेट जो था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। These orbits are known as allowed orbits or stationary orbits। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है। तो इसके मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे या यहाँ पे मौजूद हो और मोशन कर रहे हो, या अगर थर्ड ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन यही कहीं हो। तो इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक ऑर्बिट में मोशन कर रहे हो, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका सेंटर से कुछ खास डिस्टेंस होना चाहिए जिसको हम आर कहते हैं, यानी कि रेडियस। या इलेक्ट्रॉन जो है इस डिस्टेंस पे हो, या जो है अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में हो और इसका रेडियस जो है हम R1 या R2, फॉर एग्जांपल अगर ये R1 है तो ये R2 होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम इस रेडियस को फाइंड आउट करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। चूंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आज के लेक्चर में हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं ये हाइड्रोजन एटम है जिसका न्यूक्लियस जो है वो ये है और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है। इस न्यूक्लियस पे चार्ज जो है Q इज इक्वल टू ZE है, और ये इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज जो है वो -E है, और रेडियस जो है वो R है। हमने इस R को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में हो तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहाँ पे हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इक्वल है mv² डिवाइडेड बाई r, इट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स के दिस इज इक्वल टू kz e² डिवाइडेड बाई r²। इसका मतलब यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे ये r और ये r² यानी ये पावर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा mv² इज इक्वल टू kz e² डिवाइडेड बाई r। तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, चूंकि हमें r चाहिए तो r शुड बी इक्वल टू kz e² डिवाइडेड बाई mv²। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो v है दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे v जो है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो in circular orbit the angular velocity and tangential velocity these are related by v is equal to r ओमेगा, इसके बराबर है। तो लिहाजा हम ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो वी विल गेट r इज इक्वल टू kz e² डिवाइडेड बाई m, चूंकि v² है तो हमारे पास आ जाएगा r² ओमेगा² जो कि एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि r³ इज इक्वल टू kz e² डिवाइडेड बाई m इंटू ओमेगा²। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये r और ये r² ये आपस में ऐड हो गए, तो वी गॉट r³ इज इक्वल टू दिस। अब दोस्तों, हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड पोस्टुलेट, जो कि हमें पता है कि सेकंड पोस्टुलेट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू NH कट,
या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू एन एच कट डिवाइडेड बाई एम आर। और V जो है हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस विल बिकम इक्वल टू एन एच कट डिवाइडेड बाई एम आर। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू एन एच कट डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो वी विल गेट आर क्यूब इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते एन एच कट डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर आर की पावर 4। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एम आर स्क्वायर जो है ये यहाँ पे आ जाएंगे, चूँकि ये स्क्वायर है तो लिहाजा ये एम स्क्वायर आर 4 आ जाएगा। अब क्या हुआ है कि ये पावर जो है आर ये कैंसल और ये कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। यहाँ पे आर भी है तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा हम यूँ लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इंटू एम। तो ये आर की वैल्यू हो गई है। इसको हम जनरली यूँ लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इंटू एम। अब यहाँ पे हम एच कट की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें पता है कि एच कट इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई के की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू जेड ई स्क्वायर इंटू एम। अब दोस्तों यहाँ पे 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू एम। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू जेड ई स्क्वायर इंटू एम। या हम यूँ लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। दिस इज बोहर रेडियस। यहाँ पे फॉर जेड जो है दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो लिहाजा हम इसको लिखते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये जो है एन स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आर एन की वैल्यू आ जाएगी 0.53 × 10⁻⁻⁴
-10। ये वैल्यू जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है यानी ये एप्सिलॉन0 h स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर जो है वो n स्क्वायर है। तो हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि n की वैल्यू 1 है, तो R1 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻³ 1 स्क्वायर। तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 0.53 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रम। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू 2। दोस्तों यहाँ पे भी -10 है, दिस इज -10 और ये भी -10 है, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो है इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो R2 इज इक्वल टू 2.12 एंगस्ट्रम आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू जो है वो 3 लगाएंगे तो हमारे पास R3 जो है यानी थर्ड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो 4.77 एंगस्ट्रम जो है वो ये आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड बोहर रेडियस। तो दोस्तों अगर हम इस इक्वेशन को देख लें, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Rn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे n जो है वो ऑर्बिट को शो कर रहा है। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 है, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4, अगर थर्ड ऑर्बिट है दिस इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, यानी इक्वली स्पेस्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो सेकेंड ऑर्बिट के मुकाबले में बहुत कम है, यानी ये स्पेस जो है इट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द बोहर रेडियस। थैंक यू।